ठीक है, मैंने कहा था कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी, लेकिन मुझे लगा कि तुम लोग नहीं आ रहे हो, तो मैंने सोचा मैं कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा दूँ जिसमें तुम लोग का हो जाए, ठीक है। और तुम लोग जब आओगे तब मैं इकोनॉमिक्स चालू करूँ, मेरे को ऐसा लगा, तो इसलिए मैं ज्योग्राफी प्रिपेयर करके आई हूँ, तो मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी आज, ठीक है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है जो कि आ रहा है वो क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तुम लोग की बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है अच्छी सी कि भाई रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन में क्या है कि सबसे पहले तो वो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो, कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो। सेकेंड, क्या यूज़फुल होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। हर चीज़ बेसिकली कौन, ये सारी ये पढ़ाई कौन कर रहा है, इसमें लिखा किसने है, ये सब चीज़ें किसको मेन सेंटर में रख के करी जा रही है, ह्यूमन बींग्स को, राइट। तो भैया जो चीज़ है, रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होनी चाहिए। थर्ड, क्या इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल से क्या मतलब है, इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल से ये मतलब है कि क्या मतलब, अगर ये समझो जैसे मुझे कोई कपड़ा बनाना है, ठीक है, और अब मेरे को उसके लिए रुई चाहिए, रॉ मटेरियल क्या है, रुई, तो यहाँ पे मेरी रिसोर्स क्या हो गई, रुई हो गई, मेरी रॉ मटेरियल रुई हो गई, और मेरे को क्या बनना है, टी शर्ट बनानी है। अब वो टी शर्ट मैं बेचने 200 वाले में 200 रुपये में बेचूंगी, लेकिन वो टी शर्ट बचाने के लिए जो मैं रुई लेकर आ रही हूँ वो मुझे 2000 रुपये की पड़ रही है। जस्ट मानो इस बात को, मतलब सपोज करो कि रुई मुझे 2000 की पड़ रही है, तो क्या ये इकोनॉमिकली फीजिबल है, क्या ये है, मैं 2000 रुपये की रुई लाकर मैं 200 का टी शर्ट तो बनाऊंगी नहीं, तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है। अब जैसे कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर होता है ना, लेकिन वायर्स क्या सिल्वर की बन रही हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, उससे सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क हो रही है, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड से सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क हो रही है, नहीं तो ज्वेलरीज बन रही हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल आम कामों में नहीं यूज़ किया जाएगा उसे, क्यों नहीं यूज़ किया जाएगा, इवन वो इतना एफिशिएंट है तो भी, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। तो रिसोर्सेज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नेचर में अवेलेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल मतलब कि हमारे पास तरीका होना चाहिए उसे एक्सेस करने का। क्या पता मतलब हमें पता है कि ये रिसोर्स है, रिसोर्स हमारे काम आएगा, लेकिन हमारे पास तरीका ही नहीं है उसको वो करने का, मतलब उसको टेक डाउन करने का। जैसे कि सोलार एनर्जी देखो, सोलार एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना नहीं करते, मतलब अभी बहुत एक्सटेंड तक हम सोलार एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सोलार एनर्जी को अच्छे से यूज़ करना आ गया तो हमारी एनर्जी जो प्रॉब्लम है, एनर्जी की जो प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगी, टोटली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सन तो भैया अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, लेकिन हमें आता नहीं है, अभी हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सोलार एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से जो है वो कर सके, मतलब उसके साथ कर सके। क्या होता है सोलार एनर्जी में, क्या बोलते हैं, जनरेटर ही चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, सोलार एनर्जी से। और सोलार एनर्जी की ये भी प्रॉब्लम है कि भैया सिर्फ दिन में ही कर सकते हो उसको यूज़, तो जो भी ये एक रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास अभी एक बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूज़ करने के लिए, समझ रहे हो। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि भैया उस चीज़ को यूज़ करने में, उस रिसोर्स को यूज़ करने में किसी को परेशानी ना हो, कल्चर को परेशानी ना हो, कहीं किसी को नुकसान ना पहुँच रहा हो, ठीक है, किसी के रिलीजन को, किसी के कल्चर, सोसाइटी, किसी को ठेस ना पहुंच रही है उसे करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि गाय है तो गायों को काटा जाता है कई देशों में बीफ बनाने के, मतलब उनका मांस खाने के लिए, लेकिन वो हमारे रिलीजन को ठेस पहुंचाती है। अगर हिंदूज़ की बात करें तो हमारे रिलीजन को ये चीज़ ठेस पहुंचाती है, तो वो भी एक रिसोर्स ही है ना, वी आर यूजिंग इट एज अ फूड, ठीक है, वो भी तो एक रिसोर्स है, लेकिन हमारे जो कल्चर है उसको अलाउ नहीं करता, वो हमारे लोगों को ठेस पहुंचाती है, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिसोर्स कब बोलेंगे हम, जब ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही हो कि नेचर में अवेलेबल हो, भैया पैसे मतलब हम अफोर्ड कर सकें उसको,
ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो उसको वर्क करने के लिए, ठीक है, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, हमारे ह्यूमन बीइंग से काम आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिसोर्स की मतलब ये एक रिसोर्स की डेफिनेशन बनाती है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, तुम्हारे बुक में भी है तो देख लेना, बुक में भी मार्क करते चलना अगर कर सको तो। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं अपन। टाइप्स ऑफ रिसोर्स देखिए कि भैया रिसोर्सेज को किस किस तरीके से जो है क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो कुछ 3-4 तरीक़ों से रिसोर्सेज को जो है क्लासीफाई किया गया है, अपन देख लेते हैं उसको। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बेस, ओरिजिन समझ रहे हो ना क्या होता है ओरिजिन, कि कहाँ से वो रिसोर्स निकल के आया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन क्या है, बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक एबायोटिक दोनों ही मतलब नेचर की ही बात हो रही है। बायोटिक वो जिसमें ज़िंदगी है, एक बस ये समझ रहे हैं, बायोटिक वो जिसमें ज़िंदगी है, एबायोटिक जो जिसमें ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, अब बायोटिक में जैसे क्या आता है, रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर से मिलती हैं, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैसे, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब यहाँ से जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं वो क्या होंगे, बायोटिक। जिंदगी है भैया इसमें, है ना, जिंदा इंसानों से आ रही हैं, जिंदा जानवरों से आ रही हैं, पेड़ पौधों से आ रही हैं। एबायोटिक वही क्या है, रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब कि वो जिसमें ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। रॉक्स मेटल्स को अपन तो बना नहीं रहे, ठीक है, वो तो भैया नेचर ही दे रहा है, लेकिन क्या क्या उसमें ज़िंदगी है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एबायोटिक। बायोटिक एबायोटिक समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने इस तरीके से बांटा। सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि रिसोर्स को कौन ओन करता है। ठीक है, ये रिसोर्स किसको बिलोंग करता है, तो उसके बेसिस पे अगर अपन देखें तो कैसे है, 4 तरीक़ों से बांटा गया है। इंडिविजुअल नाम से समझ में आ रहा है, ये ओनरशिप के बेसिस पे है, हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि भैया कौन ओन करता है किसी रिसोर्स को। अब इसमें इंडिविजुअल आया। इंडिविजुअल मतलब क्या भाई, जब कोई रिसोर्स एक इंडिविजुअल ओन कर रहा हो, जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मान लो एक ज़मीन है, एक लैंड है, वो मैं ओन करती हूँ, मेरे नाम पे लिखी हुई है, तो वो लैंड भी क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, तो वो किसकी हो गई, मेरी हो गई। ठीक है, वहीं पे वही लैंड अगर कम्युनिटी की हो गई, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जैसे कि पार्क्स होते हैं, पार्क्स हो गए, वेल्स हो गए, ट्यूब वेल्स हो गए, या फिर मतलब इस तरह की जो चीज़ें जो पूरी एक कम्युनिटी ओन करती है, पूरी कम्युनिटी ने उस पर पैसा लगाया है,
या फिर ओन करती है व्हाटएवर, या वो पूरी कम्युनिटी के लिए है, तो उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ठीक है। फिर क्या आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स अगेन क्या भैया, जो पूरा नेशन का है, जैसे हमारी सड़कें हो गई, हमारी हर चीज़ जो फैसिलिटीज़ हमको मिल रही हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी इंडिया में है वो किसकी है, नेशनल रिसोर्स भाई, सबकी है, यहाँ पे पूरे नेशन की है। वहीं इंटरनेशनल रिसोर्स जहाँ पूरी दुनिया का है, जो जिस चीज़ पे पूरी दुनिया का हक है, ठीक है, वो क्या होगा, इंटरनेशनल रिसोर्स। बस ये है कि समझ में आ गया। रिसोर्स जो भैया मेरे को बिलोंग करता है इंडिविजुअल, मेरे साथ 10 और लोगों को बिलोंग करता है कम्युनिटी, मेरे साथ मेरे पूरे देश को बिलोंग करता है वो नेशनल, और मेरे साथ पूरे अर्थ को बिलोंग करता है वो क्या, इंटरनेशनल। समझ में आ गया। तो ये दोनों लिख लो।
ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, एक्सॉस्टिबिलिटी क्या होता है भैया कि एक्सॉस्टिबिलिटी क्या होता है, जब एक्सॉस्टिबिलिटी मतलब क्या, एग्जॉस्ट होना, ठीक है, मतलब एग्जॉस्ट मतलब क्या, चीज़ें जब ख़त्म हो रही हैं। तो भैया किस तरीके से रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं, उनकी क्या टाइम पीरियड है, उनका क्या लाइफ टाइम है, उनके हिसाब से उनकी अगर क्लासिफिकेशन करें तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। एक वो रीन्यूएबल रिसोर्स मतलब कि जो कि रीन्यू हो जाएगा हर ईयर या हर 5 ईयर्स ऑफ जो व्हाटएवर एट अ पीरियड ऑफ टाइम वो वापस रीन्यू हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, रीन्यूएबल रिसोर्स। वहीं पे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स जिसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, वो भी रीन्यू हो रहा है लेकिन इंसान जाति ख़त्म हो जाएगी जब वो रिन्यू होगा, ऐसा, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स जब लगते हैं किसी चीज़ को रिन्यू होने में तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। और रिन्यूएबल क्या, जो कि हर कुछ सालों में जो है रिन्यू हो जाता है, हर ईयर रिन्यू हो जाता है, ठीक है। अब रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं अपना सोलार हो गया भैया, रोज़ आ रहा है, हर दिन आ रहा है अपने पास, अपनी विंड हो गई, ठीक है, वाटर हो गई, वाटर को बचाना चाहिए लेकिन वाटर जो है हर साल रिन्यू हो रहा है, स्टिल हमें वाटर को सेव करना चाहिए, व्हाटएवर। अपन को यहाँ पे इतना काम है कि भैया वाटर कहाँ आता है, रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल में नहीं आता वाटर, वाटर कहाँ आता है, रिन्यूएबल में, हर साल बारिश होती है, ठीक है। अच्छा, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, फ्यूल्स, पेट्रोलियम या अलग अलग फ्यूल्स, मेटल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से बनी है, अब थोड़ी बनेंगी वो, हमारे कोई 10-20 साल में थोड़ी बनती है वो, तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने इनको रखा है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, किस बेसिस पे हमने डिस्कस किया, एग्जॉस्टिबिलिटी। अब फोर्थ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कि भैया रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स, इसमें लिखा हुआ है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों को पोटेंशियल, मतलब भैया जिसमें पोटेंशियल है, अभी उसकी एनर्जी खर्च नहीं हुई है पर वो कर सकती है वो चीज़, वो एनर्जी खर्च, वैसे ही मतलब बोलते हैं ना इसमें इतना पोटेंशियल है, मतलब क्या कि भैया ये कर सकता है, अभी भले करा ना हो लेकिन अब ये कर तो बहुत कुछ सकता है, इसके पास इतना पोटेंशियल है। तो वही पोटेंशियल रिसोर्स मतलब कि अभी हमारे पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर हम उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको अगर यूज़ करने जाएं तो बहुत अच्छे से करेंगे, या फिर एक अच्छी टेक्नोलॉजी को लाएं तो बहुत अच्छे से करेंगे। सोलार एक अच्छा एग्जांपल है पोटेंशियल रिसोर्स का। तो क्या लिखा है, रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन पुट टू यूज़ येट, ठीक है, मतलब हमें पता तो है रिसोर्स उधर है लेकिन अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया फॉर सम रीज़न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ राजस्थान गुजरात हैव ग्रेट पोटेंशियल, ग्रेट पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग विंड एंड सोलार एनर्जी। वी नो दैट गुजरात और राजस्थान अगर देखा जाए तो टेम्परेचर में गर्म जगह है, बहुत डेजर्ट एरिया है वहाँ पे, बहुत लंबे लंबे डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे जो है सोलार एनर्जी बहुत अच्छे से हम सुना, जो सोलार मतलब ये सोलार एनर्जी है, ये भी एक रिसोर्स है। तो इस रिसोर्स को अगर हम यूज़ करने जाएँ, या फिर विंड रिसोर्स, क्योंकि विंड भी बहुत स्पीड से चलेगा ना, जहाँ पे उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। अब बहुत टाइम, बहुत बड़ी बड़ी जगह तक वहाँ डेजर्ट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ तो विंड बहुत तेज़ चलेगा ना, तो विंड एनर्जी वहाँ पर बहुत अच्छी निकल सकती है। तो पता तो है वो रिसोर्स वहाँ पर है, ठीक है, लेकिन बट दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड, मतलब अभी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, हमने अभी उस रिसोर्स को इतने अच्छे से डेवलप नहीं किया है, लेकिन वहाँ रिसोर्स है हमारे पास, हमारे देश में, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स, समझ में आ गया ना, जो अभी यूज़ नहीं किया पर कर सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है, वही पोटेंशियल का उल्टा ही होगा। Resources whose potential has been properly analyzed based on their technological accessibility and economic feasibility and quantity for utilization has been determined, मतलब हम पूरा इस पे मैथमेटिक्स लगा के बैठ गए हैं जिस रिसोर्स के ऊपर कि हाँ भैया इसको इतने पैसे में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इतना पैसा खर्च होगा इसको एक्सेस करने में, ठीक है, और टेक्नोलॉजी हमने निकाल ली है कि इस टेक्नोलॉजी से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, पैसा हमने सब डिटरमाइन कर लिया है, और ये तक बता दिया है कहाँ कहाँ कितनी कितनी रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स, इसके बारे में सब कुछ हो चुका, इसके बारे में सब कुछ हो चुका, समझ में आया, ये क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स। अच्छा, अब आता है स्टॉक। These are the resources that are present in abundance in our surroundings but have not been utilized yet due to the lack of adequate technology, ठीक है भैया, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ये रिसोर्स, लेकिन हम तब भी इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक इंसानों के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, ठीक है। जैसे कि
आई थिंक इसको सोलार एनर्जी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी यही हो रहा है कि कितनी अबेंडेंस में हमारे पास सोलार एनर्जी है, लेकिन क्या हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। रिजर्व दीज रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ स्टॉक। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज दीज रिसोर्स इज अवेलेबल बट द यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट बिगन येट, दे हैव बीन रिजर्व फॉर फ्यूचर नेसेसिटीज़, ठीक है। ओपन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ भी यहीं पे आएगी। तो उसमें क्या होता है भाई कि हम जो है हमें अपने रिसोर्सेज को आगे की जनरेशन के लिए भी तो बचाना है, तो ये वो है रिजर्व उसमें है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, हम चाहें तो अभी जाके उसको यूज़ कर लें, लेकिन हम फिर भी उसको बचा के रख रहे हैं ताकि आगे जो हमारे जो भी हमारी जनरेशन्स आएंगी वो भी उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। उनको भी तो जीना है ना इस धरती पे, हम थोड़ी सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो उनके लिए हमने जो रखा हुआ है वो रिजर्व नाम से समझ में आ रहा है रिजर्व, ठीक है। स्टॉक से भी समझ में, स्टॉक जो नाम है उससे समझ में आ रहा है कि बहुत स्टॉक में पड़ी हुई ये चीज़ है, लेकिन वी कैन नॉट यूज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये लिख लो।
इज है वो। ठीक है, तो अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंदर पढ़ रहे हैं कि हमने जो ये इतना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किया है उसके परिणाम क्या हुए हैं बेसिकली। ठीक है, तो द इररिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू मैनी ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, हम जो इतनी अंधा हमने रिसोर्सेज को यूज़ किया है और कर रहे हैं, ठीक है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। सबसे पहले डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। ठीक है, डिवीजन हो गया है सोसाइटी का रिच एंड पुअर। ऑब्वियसली बात है, जो बंदा रिच है उसने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए, जो पुअर है उसने रिसोर्सेज नहीं यूज़ किए। जिसने रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ किया वो और रिच हो गया, जो नहीं यूज़ कर पाया वो वहीं का वहीं हो गया, इंस्टेड और गरीब हो गया। तो ये एक डिवीजन हुआ रिच और रिच और पुअर के बीच में। ठीक है, सेकंड क्या, एग्जॉशन ऑफ रिसोर्स। ऑब्वियसली बात है, रिसोर्स यूज़ करोगे तो ख़त्म तो होंगी ना एक दिन। तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है ख़त्म हो रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एक्सेट्रा। इतनी जो हमने ये रिसोर्सेज को यूज़ किया है और रिसोर्सेज को यूज़ करने की वजह से जो हमने इतनी पॉल्यूशन किया है, उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। तो हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऊपर से हमें आगे रहने के लिए जो रिसोर्स हमारे लिए भगवान ने दिए उसको भी हम बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको आई। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक। ठीक है, तो मतलब कि इस वजह से हमें क्या चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान करना चाहिए। हमें अपनी सारी जो हम रिसोर्स बिना यूज़ करें तो हम रह नहीं सकते। ठीक है, एवरी टाइम वी आर यूजिंग वन और द अदर रिसोर्सेज एवरी टाइम। ठीक है, और वो अगर मैन मेड भी है तो वो कहीं ना कहीं नेचर से ही आई है। ठीक है, अगर तुम लोग गाड़ी चला रहे हो तो पेट्रोल तो भैया नेचर से आया है। वो गाड़ी की बॉडी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो मेटल तो अर्थ से ही निकला है ना। ठीक है, अगर वो अर्थ से नहीं निकला है, सिंथेसाइज हुआ है, तो जिस केमिकल से सिंथेसाइज हुआ है वो भी कहीं ना कहीं अर्थ से निकले हैं। कुछ हर जगह रॉ मटेरियल तो अर्थ का ही है ना। तो अगर ये रिसोर्सेज जो हैं, हम रिसोर्सेज बिना यूज़ करें हम नहीं रह सकते, लेकिन हमको रिसोर्सेज एक प्लान्ड तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि हाँ, वुड्स की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिना लकड़ी के हमारे बहुत से काम नहीं होंगे, बहुत से धंधे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंधाधुंध पेड़ काटते जाओ। तो अब प्लान करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे हम पेड़ लगाते हैं, यहाँ से काटते हैं, इतने इतने काटेंगे, इतने इतने लगे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करके चलोगे और रिसोर्सेज यूज़ करोगे, तब जाके जो है हम आगे भी अपनी ज़िंदगी इस अर्थ पे अच्छे से जी पाएंगे। तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो Therefore, there is a need for sustainable economic development, which means that development without damaging the environment. ठीक है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट चाहिए हमको जो कि environment को डैमेज ना करे किसी भी तरीके से। ठीक है, it also means that development that is being done for the present generation should not compromise the development of future generation. मतलब अभी प्रेजेंट हम अपने लिए तो सोच रहे हैं, प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो हमने बहुत सोची, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि प्रेजेंट जनरेशन की ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसको भुगतना पड़े, उसको प्रॉब्लम आए, उसकी जो डेवलपमेंट है वो ना हो पाए। हम अपने डेवलपमेंट के चक्कर में इतना रिसोर्स यूज़ कर लें कि जब आगे चल के उन लोगों को डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो, हमें उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इतना लिख लो।
ठीक है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, कैसे हमें डेवलप करना चाहिए भैया। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमको ज़रूरत है क्योंकि हमने कुछ इस तरीके की हरकतें कर चुकी हैं, ठीक है। अभी अपन क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अभी रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग से क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को, नाम से समझो। रिसोर्स जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लानिंग मतलब कि उसको प्लानिंग करके हमको यूज़ करना चाहिए, उसे एक प्लानिंग से हमको जो है काम में लाना चाहिए। तो उसके उसमें देख लेते हैं हम कुछ स्टेप्स हैं, जैसे हम रिसोर्स प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं वो हम देख रहे हैं। हमें कोई नया रिसोर्स मिलता है तो हमें क्या कैसे क्या करना चाहिए। सो रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रैक्टिस दैट इज एम्प्लॉयड फॉर द सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। सेंसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि एक अच्छे तरीके से हमको रिसोर्स को यूज़ करना है, दैट इज़ प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड मेकिंग एन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स, ठीक है। सबसे पहले तो रिसोर्स पता करो। इन्होंने अज्यूम किया है कि अभी एकदम ही स्टार्टिंग से इन्होंने स्टार्ट किया कि भैया हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है अभी, तो इन्होंने क्या किया, पहले रिसोर्स ढूंढो, कहाँ है रिसोर्स, क्या है रिसोर्स, किस तरीके का है रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करो, मतलब जब हमने एक बार ढूंढ लिया, अच्छे से इन्वेंट कर लिया उस रिसोर्स को, अब क्या, क्रिएटिंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑल द टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, मतलब कि अब हमें एक प्लान बनाना है कि भैया हमने रिसोर्स तो मिल गया, अब उसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाएं, हम क्या किस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ठीक है। किस तरीके के स्किल्ड लोगों की हमको ज़रूरत होगी इसको मतलब इस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से हम इस रिसोर्स को यूज़ करेंगे, किस टाइम पीरियड में हम यहाँ से रिसोर्सेस लेके जाएंगे, ठीक है, और किस टाइम पीरियड में हम यहाँ से इस जगह को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग करेंगे हम। थर्ड क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, मतलब कि हमारी जो भी रिसोर्स प्लानिंग हमने जो भी करी, किस तरीके से हम उस रिसोर्स को यूज़ करने वाले हैं, अब उसको हमें ये भी उसको इस नज़रिए से देखना है तुमको कि कहीं ये हमारे देश को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, हमारे देश को कोई घाटा तो नहीं होगा इस तरीके से अगर हम इस रिसोर्स को यूज़ करते हैं, तो क्या ये हमारे देश के लिए भी अच्छी है, क्या हमारे देश के डेवलपमेंट में भी ये काम आ रही है, ये भी हमको सोचना होगा। तो क्या 3 मेजर स्टेप्स हैं यहाँ पे, पहले हमें ढूंढना है रिसोर्स को, ढूंढने के बाद उसके लिए कैसे स्किल्ड लोग चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए, ये देखना है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग करनी है कैसे कैसे हम उसको यूज़ करने वाले हैं, और फोर्थ क्या, हमें देखना है कि कहीं हमारे नेशन को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कि हमारा नेशन सेटिस्फाई तो हो रहा है, हमारे साथ साथ उसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देख लो ये
ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्स प्लानिंग हो गई कि भैया हम प्लान कैसे करेंगे। आगे हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, हम लैंड के बारे में स्पेशली पढ़ रहे हैं। तो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो हर चीज़ के लिए लैंड तो चाहिए ही, ज़मीन जो है वो तो हर चीज़ के लिए चाहिए। तुम आज को खेती ना भी करो, चलो खेती ये सब तो तुम्हें समझ आ रहा है कि इसके लिए तो लैंड चाहिए ही, ठीक है। आज को तुम खेती नहीं भी करो, तुम कुछ और बिजनेस करो, कोई भी और बिजनेस करो या कुछ भी करो, तुम्हें लैंड तो चाहिए। तुम्हें रहना भी है तो तुम्हें लैंड चाहिए, ठीक है। तुमको हर चीज़ के लिए लैंड चाहिए। मतलब कोई तुम ऐसा प्रोफेशन नहीं चुन सकते जो बिना लैंड के हो रहा है, ठीक है। अगर तुम मान लो कोई ऑनलाइन बिजनेस भी सेटअप कर रहे हो और वो चल गया तो भैया तुम्हें उसके लिए कॉल सेंटर बनाना पड़ेगा, कॉल सेंटर अगेन लैंड पे बनेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही तुमको, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। चलो ये सारी बातें तो हो गई कि लैंड हर जगह चाहिए होता है, लेकिन अगर हम देखें तो लैंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भाई। लैंड नहीं तो फिर खाना कहाँ उगाओगे, खाना कहाँ लगाओगे। लैंड जो सॉइल है अपना, उस पर अपना खाना लग रहा है, ठीक है। सारे पेड़ पौधे फल फ्रूट सब कुछ उसी पे लग रहा है। हमारा पूरा फूड रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स हटा दो, फूड रिसोर्स भी अपने आप चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड में, ठीक है। अब देख रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंडिया में लैंड का। तो 43% प्लेन एरिया फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूज़, मतलब कि एक अच्छा अमाउंट है जो प्लेन है। क्या 43% प्लेन एरिया है जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लेन एरिया पे तो कुछ भी कर सकते हो तुम। वहाँ पे फूड उगाओ, अपना कोई भी दूसरी कल्चरल एक्टिविटी करो, सब कुछ बढ़िया है। प्लेन रन कितना है 43%। अगर अपन देखें 30% माउंटेन एरिया फॉर टूरिज़्म एंड इकोलॉजी, ठीक है। माउंटेन एरिया है अपने पास 30%। ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे फिर बाहर देश से लोग आते हैं भाई, टूरिज़्म मतलब कि घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ से भी हमारे देश को पैसा मिलता है, ठीक है। अगर टूरिज़्म कोई देश बहुत अच्छा कर लेता है तो फिर तो दुबई क्या है, उसने अपने आप को इतना अच्छा बनाया है कि उसका कितना ज़्यादा जो GDP है ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है उसकी। कैसे बढ़ रही है, उसके टूरिज़्म से। बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है टूरिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 30% हमें माउंटेन्स दिए हैं भगवान ने, तो उसमें हम अपना टूरिज़्म भी देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या 27% प्लेट्यू रीजन विच इज़ रिच इन मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। 27% जो है वो प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हमारे पास अगेन इस लैंड से दूसरे रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमको, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इतना लिख लो कि भाई लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, ठीक है। एक और चीज़ पढ़ लो, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया की हम यूज़ कैसे कर रहे हैं लैंड को इंडिया में। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स हो रही है हमारी, फिजिकल फैक्टर्स हैं हमारी क्या, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड सॉइल टाइप्स, ठीक है। मतलब कि अगर हम लैंड को देखें, ठीक है, तो उसमें फिजिकल फैक्टर्स हमको क्या बोलते हैं डिटरमाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि क्या भैया वहाँ पे क्लाइमेट क्या है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ के सॉइल टाइप्स, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे मौसम कैसा है, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, तभी ना खेती करोगे तुम उस लैंड पे, तभी ना उस लैंड को एज एन रिसोर्स यूज़ कर पाओगे। अगर तुम्हें पता है कि वहाँ पे अच्छा ये वाली मिट्टी है तो यहाँ पे अपन ये लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट है तो इस क्लाइमेट में ये चीज़ें जो है लगा सकते हैं, यहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो फिजिकल फैक्टर्स हो गए जो हमें देखना पड़ेगा किसी भी लैंड में, ठीक है। देन व्हाट, ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स कैसे कि मतलब हमें इंसानों को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब वो कैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। मेरे पास एक लैंड है, मान लो मेरे पास एक लैंड है, अब वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है तो मैं बहुत ईजिली वहाँ पे कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकती हूँ, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा धंधा कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि भीड़ ही भीड़ रहती है, ज़रूरत पड़ेगी लोगों को मेरी, है कि नहीं। अब वहाँ पे लोग ही नहीं है तो मैं वहाँ पे कोई धंधा करूँगी क्या, नहीं करूँगी, ठीक है। मैं जंगल में तो जाके अपनी दुकान नहीं खोलूँगी। तो ये भी अपन को देखना पड़ेगा। अच्छा, अब कोई ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूरत है कि हम किसी ऐसी जगह पे करें जो बहुत खाली हो, तो वहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ट्रेडिशन सेक्टर, ठीक है। तो भैया टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कि वहाँ पे हमें किस किस तरह की टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब जैसे मुझे कहीं पे फैक्ट्री ही खोलनी है, अब रॉ मटेरियल मुझे पता नहीं कहाँ से मिलेगा, तो क्या मैं वहाँ फैक्ट्री खोलूँगी, नहीं कि भैया यहाँ पर फैक्ट्री खोलने से अच्छा मैं कहीं रॉ मटेरियल के पास खोलूँ, है ना। तो ये चीज़ भी हमको देखनी पड़ेगी कि मेरे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है अगर मैं यहाँ पर आके कोई भी काम करती हूँ तो, ठीक है। ट्रेडिशन मतलब कि वहाँ के लोगों का ट्रेडिशन क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई काम कर रही हूँ तो कहीं वहाँ के ट्रेडिशन को हर्ट ना हो जाए, उनको प्रॉब्लम ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ जिससे उनके ट्रेडिशन मतलब उनका ट्रेडिशन इस चीज़ को अपोज करे। तो ये सब चीज़ें भी मुझे देखने पड़ेंगे। तो क्या है, सबसे पहले अपने क्या देखा, फिजिकल फैक्टर,
ठीक है, फिजिकल फैक्टर कि भैया वहाँ पे सॉइल क्या है, क्लाइमेट क्या है, ये सब देखा, ठीक है। फिर क्या हमने ह्यूमन क्या फैक्टर देखा, ये ह्यूमन फैक्टर है ना, अगर ह्यूमन को हटा दोगे तो क्या ये चीज़ें रहेंगी, नहीं, ठीक है, कि वहाँ का ट्रेडिशन ह्यूमन ही नहीं है तो काय का ट्रेडिशन है ना, तो ह्यूमन फैक्टर सही है। पॉपुलेशन क्या, ह्यूमन चाहिए पॉपुलेशन, जानवरों की पॉपुलेशन पे कोई ध्यान देता है क्या, नहीं, वो तो भैया हमारे हिसाब से हम हटा लेंगे। किसकी हमने बात की, ह्यूमन की पॉपुलेशन की, ठीक है। टेक्नोलॉजी की, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कितना पैसे लगेंगे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो इतना लिखो।